हाँ जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ नुमान हसन। काइंडली मेरा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है रेंट प्रीमिसेस एक्ट 2009 के 2009 का ये एक्ट है। इसके तहत आप रेंट के मामलात रेंट ट्रिब्यूनल के आगे फाइल कर सकते हैं। अब सबसे पहले तो आपने जो है वो एक प्लेंट फाइल करना है। प्लेंट में आपने ग्राउंड्स लिखनी है कि आप किन ग्राउंड्स की बुनियाद के ऊपर अपना जो टेनेंट है उसको अपने घर से बाहर निकालना चाहते हैं। तो इसके लिए देयर आर 5 और 6 ग्राउंड्स विच इज़ मेंशन इन अ सेक्शन 15 रेंट प्रीमिसेस एक्ट। सेक्शन 15 जो है ना वो इससे डील करता है। अब इसकी ग्राउंड्स क्या है? डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट, अगर वो बंदा आपको किरायादारी मामलात के अंदर जो आपका किराया है वो नहीं देता, एक ग्राउंड इसकी। दूसरी जो इसकी ग्राउंड है कि सबलेट, अगर वो आपकी मर्जी जो टेनेंट है आपकी मर्जी के अलावा ही किसी और बंदे को आपकी जो प्रॉपर्टी है वो रेंट पे दे देता है। इसके अलावा जो भी आपका रेंट का जो एग्रीमेंट है उसकी वो ऑब्लिगेशन जो बनती है उसकी वो वायलेशन करता है। ये इसकी 3 ग्राउंड्स हैं। चौथी इसकी ग्राउंड्स ये है कि अगर वो आपको किराया जिस तरह कि नेक्स्ट जो मंथ का 10 दिन के बाद आपको उसने किराया देना होता है, 30 दिन के बाद अमूमन किराया दिया जाता है। अगर वो 30 दिन का भी किराया आपको नहीं देता, महीने का किराया देने के बाद भी 30 दिन डिले कर देता है, तो फिर भी आप जो है वो उसको अपनी प्रॉपर्टी से निकालने का दावा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो फिर भी आप उसको निकालने का दावा कर सकते हैं। अब अमूमन ये देखा जाता है कि बेसिकली जो रेंट का एग्रीमेंट है ना इसकी रजिस्टर होना बहुत ज़रा ज़रूरी है। इसको आपने तहसीलदार के पास रजिस्टर इसको करवाना होता है। 3% आपने फ़ीस देनी होती है तो फिर ये रजिस्टर्ड हो जाता है। तो जब आप एक एग्रीमेंट को रजिस्टर नहीं करवाते तो अदालत जो होती है वो 10% कहती है कि जो लैंडलॉर्ड है, जो मालिक है, वो अदालत के अंदर जमा करवाएं, और जो टेनेंट है उसको कहती है आप 5% अदालत के अंदर जमा करवाएं। अगर ये दोनों अदालत के अंदर ये पैसे जमा नहीं करवाते तो जो अदालत है वो जो आपका दावा है उसको खारिज भी कर सकती है। तो इसके अंदर प्रोसीजर जो है वो प्रोसीजर ये है कि आपने रेंट प्रीमिसेस एक्ट के तहत आपने दावा फाइल कर दिया। तो दावा के एक टेक्निकल पॉइंट है कि जब आपका रेंट प्रीमिसेस एक्ट का नोटिस अलग होता है, इसी एक्ट के अंदर दिया गया है, वो नोटिस आपने भेजना होता है दूसरी पार्टी को। आपने नोटिस भेज दिया, उसके बाद दूसरी पार्टी ने उस नोटिस से 10 दिन के अंदर अंदर अदालत से रुजू करना है, आना है, और उन्होंने आके लीव टू डिफेंड सेक्शन 24 है रेंट प्रीमिसेस एक्ट का, उसकी लीव टू डिफेंड के लिए उन्होंने एप्लीकेशन फाइल करनी है। तो अदालत सबसे पहले आपका डिसाइड करेगी क्या आपका रिलेशनशिप जो है वो डिसाइड किया जाएगा कि क्या आप इनके टेनेंट हैं या नहीं है। उसके बाद लीव टू डिफेंड जो है वही आपकी रिटर्न स्टेटमेंट है, और उसके ऊपर मुकम्मल अदालत बहस सुनने के बाद लीव टू डिफेंड एक्सेप्ट करेगी और फिर आपकी एविडेंस आएगी। अगर आपकी लीव टू डिफेंड जो है वो एक्सेप्ट नहीं होती तो अदालत जो है वो उनका जो प्लेंट है उसको डिग्री भी कर सकती है। ये अदालत का इख्तियार है। तो अगर लीव टू डिफेंड आपकी एक्सेप्ट हो जाती है तो आपने एविडेंस पेश करनी है। प्लेंटिफ अपने एविडेंस जो है, पिटिशनर जो है अपनी एविडेंस पेश करेगा, फिर जिरा होगी। जिरा होने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देंगे, और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देने के बाद जो डिफेंडेड है, जो टेनेंट है, वो भी अपनी एविडेंस इसी तरीके से पेश करेगा। एग्जामिनेशन चीफ होगा, जिरा होगी, और डॉक्यूमेंट जो है वो दिए जाएंगे। और इसके बाद जो रेंट ट्रिब्यूनल एक्ट है उसके तहत जो अदालत है वो फैसला करेगी। अब इन केसों के अंदर बेसिकली आपने रिलेशनशिप जो है ना वो साबित करना होता है। और अगर रेंट मामलात के अलावा आपका इस्तारे हक यानी डेक्लेरेशन का उसी प्रॉपर्टी का दावा पेंडिंग है तो ये स्टे हो जाएगा, और पहले आपका वो इस्तारे हक का दावा जो है उसके मुतल्लक अदालत फैसला देगी। तो ये चीज़ जो है ये भी बड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो आज मैंने जनाब इसके अंदर प्रोसीजर भी आपको बता दिया, ग्राउंड्स भी बता दी, और इसके अलावा मैंने आपको ये भी बता दिया कि आपने एग्रीमेंट जो है उसकी रजिस्ट्रेशन भी करानी है। अस्सलाम वालेकुम।